हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जो सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस सब्जेक्ट के रंग में आप रंग चुके होंगे और आपका तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। जो आने वाला एग्जाम है उसमें आप बैठने वाले होंगे। अभी तो फिलहाल आपका होली चल रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में बैठेंगे तो होली को भूल के इस सब्जेक्ट वाले रंग में आपको रंगना होगा। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज जो करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर, वो कुछ क्वेश्चन करेंगे 2022 वाले का। ठीक है, तो होली आप एंजॉय करते रहिए, साथ साथ इस सब्जेक्ट को भी अपने आप में डालते रहिए रंग के साथ। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। और बहुत जरूरी है एग्जाम में बैठने से पहले पिछले वाले एग्जाम को टटोलना और किस टाइप का क्वेश्चन आता है उसको देखना। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन अ सर्किट। कोई भी सर्किट में कौन सा एक्टिव एलिमेंट होता है, कौन सा कंपोनेंट। जैसे कि यहां पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो एक्टिव सोर्स इसमें से कौन सा होगा? तो एक्टिव सोर्स और एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट होता क्या है? एक्टिव कंपोनेंट तो आपको पता है, आपको बता दिया गया था लेक्चर में, सारा बताया हुआ है कि एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो जिसके पास खुद का एनर्जी होता है, जो खुद का एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, और पैसिव एलिमेंट वो होता है, वो जनरली क्या होता है, वो एक लोड की तरह काम करता है, जिसको सप्लाई चाहिए होता है। ठीक है, रजिस्टर को सप्लाई चाहिए होता है, तो ये एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। राइट, ये एक्टिव एलिमेंट नहीं होगा। इंडक्टेंस को भी सप्लाई चाहिए होता है काम करने के लिए, भले ही वो चार्ज होता हो फिर बाद में वो डिस्चार्ज होता हो, सप्लाई की तरह काम करता है, लेकिन वो भी करने के लिए इसको तो सप्लाई चाहिए ही ना। कैपेसिटर में भी सेम बात है, उसको भी सप्लाई चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए। ठीक है, लेकिन करंट सोर्स यहाँ पे है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट को। ठीक है, तो करंट सोर्स क्या होगा? यहाँ पे करंट सोर्स होगा राइट आंसर। ओके, तो ये है आपका एक्टिव एलिमेंट। राइट, करंट सोर्स इज द एक्टिव एलिमेंट। कोई भी सोर्स, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, ट्रांजिस्टर भी, सेमीकंडक्टर जो डिवाइस है वो भी एज ए करंट सोर्स काम करता है, तो एक वक्त वो भी एक एक्टिव एलिमेंट है। राइट, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्किट हैविंग नीदर एनी एनर्जी सोर्स नॉर ईएमएफ सोर्स इज कॉल्ड डैश सर्किट। वैसा सर्किट जिसमें कोई सोर्स नहीं हो, नीदर एनी एनर्जी सोर्स, ना ही ईएमएफ सोर्स हो, तो वो क्या कहलाएगा? यूनिलेटरल, बाइलेटरल, पैसिव, एक्टिव। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। एक्टिव के पास अपना एनर्जी होता है, अपना सोर्स होता है। ठीक है, तो आपको पता है ये एक्टिव है। पैसिव क्या होता है? पैसिव तो एज अ लोड काम करता है। ठीक है, जिसको एनर्जी चाहिए होता है, तो डेफिनेटली पैसिव तो नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का यूनिलेटरल और बाइलेटरल से कोई मतलब ही नहीं है। बाइलेटरल इज द डिफरेंट थिंग, यूनिलेटरल इज द डिफरेंट थिंग। राइट, तो यहां पे राइट आंसर जो है वो है एक्टिव। तो वो एक्टिव एलिमेंट ही होता है सर्किट का जो कि जिसके पास अपना सोर्स होता है, एनर्जी के रूप में हो या ईएमएफ के रूप में है। ओके, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका, इन अ सेमीकंडक्टर द मूवमेंट ऑफ होल्स इज ड्यू टू। सेमीकंडक्टर में जो मूवमेंट का होल्स होता है होल्स का जो मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन, मूवमेंट ऑफ होल्स इन कंडक्शन बैंड, मूवमेंट ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, या फिर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आपका आंसर होगा डी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि इसका आंसर यही होगा? इसके लिए आपके पूरा वीडियो लेक्चर आपने किया होगा, पूरा पढ़ाई किया होगा आपने, तभी तो ये पता चल पाएगा, क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है, तो ये वहां से आपका निकाल कर लाया गया ये क्वेश्चन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
फॉर द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के लिए ये कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? सबसे पहले है बेस रीजन इज ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड हैवीली डोप्ड। क्या ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। कलेक्टर रीजन इज ऑफ हायर कंडक्टिविटी देन एमीटर। क्या ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। एमीटर रीजन इज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड लाइटली डोप्ड। ये सही है या गलत है, वो आप बताएंगे। एमीटर रीजन ऑफ हाई रेजिस्टिविटी एंड हैवीली डोप्ड, ये गलत है या सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, आप यहां से चारों ऑप्शन को लेके कॉपी में नोट करिए और इसको बनाइए और कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। राइट, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लिए छोड़ रहे हैं, जो आपको रिसर्च करने का और आपको मजबूर करेगा ट्रांजिस्टर पढ़ने पर, अगर आपने ट्रांजिस्टर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास क्या होना चाहिए? लार्ज ईएमएफ होना चाहिए क्या? स्मॉल ईएमएफ होना चाहिए क्या? जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या? या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब, आइडियल का मतलब क्या होता है? आइडियल का हिंदी में मतलब होता है आदर्श। आइडियल का मतलब होता है आदर्श, यानी कि सबसे बेस्ट जो कि इमेजिनरी में बेस्ट होता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल के केस में हमेशा ही एक रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहां पे एक डायग्राम बना के देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये रहा आपका, इधर चला आएगा लोड। ठीक है, इधर हो जाएगा लोड। तो यहां पे ये प्रैक्टिकल के केस में क्या होता है? प्रैक्टिकल के केस में यहां रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन इमेजिनरी के केस में ये नहीं रहेगा, तो इसको हम हटा देंगे। इमेजिनरी के केस में ये चीज नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सिर्फ ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे क्या है? जीरो है। तो आपका आंसर क्या होगा? जीरो रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है क्या? ब्लैक कलर से लिखा हुआ दिख रहा है। हाँ, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? ये थ्योरी क्वेश्चन से बिल्कुल उठाया गया है, एज इट इज वहां से उठा के यहाँ पे डाला गया। इंटरनल रेजिस्टेंस यानी इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, गेन इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। दूसरा ऑप्शन है इनपुट रेजिस्टेंस जीरो, गेन इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, गेन इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। इनपुट रेजिस्टेंस जीरो, गेन जीरो, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। तो इसमें से क्या होगा आंसर? अगर आपको याद है पूरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो होता है इनफाइनाइट। गेन जो होता है वो होता है इनफाइनाइट। आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है जीरो। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तभी इसका आंसर आप बता पाएंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीरो किसमें मैच कर रहा है? इनफाइनाइट जीरो, यानी कि आंसर आपका यही पहला वाला ही हो जाता है, ए। ठीक है, ये आपका है राइट आंसर। ये गलत, ये गलत, ये गलत। राइट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज बेसिकली अ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली क्या है? लो गेन एसी एम्पलीफायर, हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, हाई गेन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, लो गेन ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें से क्या है? ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जब आप पढ़ रहे होंगे तो उस समय आपको पता चला होगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है हाई गेन है, एम्पलीफायर है, और साथ साथ आपको यह भी पता होगा ये कपलिंग टाइप है, यानी कि चार इसके अलग अलग स्टेज होते हैं, ये कपल्ड होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाकी आंसर गलत। ठीक है, तो हाई गेन डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर है ये।
ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट OR गेट इज 0 ओनली व्हेन। OR गेट का आउटपुट होता है 0 कब? उसके लिए आपको ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए OR गेट का। तो आपको बता देते हैं कि OR गेट कैसा, इसका डिजाइन कैसा होता है। OR गेट का, OR गेट हम बनाते हैं ऐसे, आउटपुट का हम नाम दे देते हैं यहाँ पे 1, ठीक है। इनपुट हो गया A और B, तो चलिए इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। A B 2 इनपुट है, इसका आउटपुट है Y। तो इनपुट का कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ये है कॉम्बिनेशन। तो OR गेट के केस में 0 0 होता है तो आउटपुट आता है 0, 0 1 होता है तो आउटपुट आता है 1, 1 0 होता है तो आउटपुट आता है 1, 1 1 होता है तो आउटपुट आता है 1। तो यहाँ पे क्या है, OR गेट के केस में 0 कब आता है, 0 कब आता है, तो 0 कब आता है, इस समय आता है जब दोनों इनपुट 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, बोथ इनपुट्स 0, इसका ये आंसर होगा, ये गलत ये गलत ये गलत, ठीक है। जब दोनों इनपुट 0 होगा तभी आउटपुट 0 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड गेट, ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका एंड गेट कैसा दिखता है, एंड गेट होता है ऐसा, इनपुट हो गया A B, इधर आउटपुट Y। इसका भी ट्रुथ टेबल ले लेते हैं, A B आउटपुट Y, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। 0 0 का आउटपुट आएगा 0 0, इसका भी 0, इसका आएगा 1। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर ये होगा, गिव्स हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। यहाँ पे होगा लो की जगह होगा हाई, HIGH। ओके, 1 का मतलब हाई और लो क्या होता है वो आपको बता देते हैं। लो बोला जाता है 0 को, हाई बोला जाता है 1 को, ठीक है। जब दोनों आउटपुट गिव्स हाई, जब दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे, यानी कि जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी जाके आउटपुट 1 आएगा। ओके, तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड EMF का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो इसका ऑप्शन है अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेज, या फिर फ्लक्स डेंसिटी ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फील्ड, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताइए कमेंट करके। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अमाउंट ऑफ फ्लक्स कट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के ऊपर। जितना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज करेगा उसके हिसाब से चेंज होता है इलेक्ट्रिसिटी, उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड चेंज होता है, जो कि आपके वेव फॉर्म में क्लियरली पता चलता है। ये इसके लिए आपको बेसिक्स में जाना होगा और इसको डिटेल में देखना होगा। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये सही आंसर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालॉगस इन मैग्नेटिक सर्किट बाय। जो कंडक्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो किससे एनालॉगस है, किसके एनालॉगस है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट में। जैसे मैग्नेटिक सर्किट में बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक सर्किट की, जैसा कि आपको पता है मैग्नेटिक सर्किट, एक तरफ लिख लेते हैं मैग्नेटिक सर्किट, एक तरफ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इधर मैग्नेटिक सर्किट, इधर इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट होता है ना वो होता है इधर फ्लक्स,
जो इधर वोल्टेज होता है यानी कि ईएमएफ होता है ना, वो इधर होता है एमएमएफ, एमएमएफ। जो इधर रेजिस्टेंस होता है ना, वो उधर होता है रिलक्टेंस। ठीक है, डिनोशन सेम है, सेम से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन ये रेजिस्टेंस, ये रिलक्टेंस है। जो इधर कंडक्टेंस होता है ना जी, वो इधर होता है परमियंस। ये है परमियंस पी, यानी कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कंडक्टेंस का एनालॉजी परमियंस। ओके, अब एनालॉजी का मतलब क्या हुआ? एनालॉजी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो करता है फ्लक्स किसी मेटल में। ठीक है, जिसमें कि फ्लो कर सकता है फ्लक्स। इसमें क्या सर्किट में फ्लो करता है? करंट, ये भी फ्लो करता है। करंट किसकी वजह से, क्या अप्लाई करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है? वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, यानी ईएमएफ अप्लाई देते हैं सप्लाई के रूप में, तब जाके करंट प्रोड्यूस होता है। वैसे ही इसमें एमएमएफ जब देते हैं तब जाके फ्लक्स इंड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स करंट का एनालॉजी होगा, करंट की तरह काम करता है। और रिलक्टेंस जो होता है फ्लक्स को, फ्लो ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, जैसे कि रेजिस्टेंस में फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है रजिस्टर। राइट, तो ये था एनालॉजी। When a single turn coil rotates in a uniform magnetic field at a uniform speed, the induced EMF will be, of course, alternating। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका आंसर तो यही होना है। अल्टरनेटिंग ही होगा, चेंज होगा तो उसका पोजीशन किसी भी कंडक्टर का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो अल्टरनेटिंग ही वोल्टेज होगा, EMF। In a magnetic material, hysteresis loss take place primarily due to, किसी भी मटेरियल में, मैग्नेटिक मटेरियल में हिस्टेरिसिस लॉस क्यों होता है? सबसे पहले आपको यह जानना है कि हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन है कोई फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हम सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई। तो आपको पता है एसी सप्लाई में एक पॉजिटिव हाफ होता है, एक नेगेटिव हाफ होता है। तो जो डाइपोल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स तो होंगे, मॉलिक्यूल्स की वजह से जो डाइपोल बनते हैं, मान लेते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ रहेगा तो डाइपोल्स आपके इस डायरेक्शन में देखेंगे रहेगा, और जैसे ही सेकेंड हाफ आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से पलट जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगा तो ये इस तरह से पलट जाएगा, फिर फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में जो डाइपोल्स है वो ऐसे ही अपना पोजिशन को उलटते रहेंगे, पलटते रहेंगे, उलटते रहेंगे, पलटते रहेंगे। राइट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग मटेरियल में रिटेंटिविटी ज़्यादा होता है, यानी कि इस पोजीशन में है लेकिन प्लस से माइनस हो गया, लेकिन ये बेचारा चेंज नहीं हो पा रहा है, इसको टाइम लग रहा है, यानी इसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहा है, यानी कि उस मटेरियल का रिटेंटिविटी हाई है, यानी कि उसको पकड़ के रख रहा है डाइपोल को। वो सप्लाई तो चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस के साथ वो अपना बदलता जा रहा है, लेकिन इसको बदलने में टाइम लग रहा है। तो ये होता है लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। ये किसकी वजह से होता है? हाई रिटेंटिविटी की वजह से। सॉरी, ये आंसर है आपका, सही आंसर है, हाई रिटेंटिविटी की वजह से ये होता है। ठीक है, तो रिटेंटिविटी लो होना चाहिए जिससे कि हिस्टेरिसिस लॉस ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पावर फैक्टर ऑफ अ प्रैक्टिकल इंडक्टर इज, प्रैक्टिकल इंडक्टर का पावर फैक्टर क्या होगा? पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर होता है cos फाई को बोलते हैं। अब cos फाई क्या होता है? cos फाई होता है एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज का एंगल और करंट का एंगल। राइट, ये होता है पावर फैक्टर। तो आपको पता है कि रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में जो वोल्टेज होता है, करंट लैग करता है 90 डिग्री। कैपेसिटर का केस में जो करंट होता है लीड करता है 90 डिग्री। ओके, तो यहां पे देख लेते हैं 0 डिग्री है तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो 1 का मतलब हुआ पावर फैक्टर 1 है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर है। ये इंडक्टर का केस है तो cos 90
cos 90 कितना है 0, और यहाँ पे भी कैपेसिटर के केस में cos 90 क्या हो जाता है 0। तो 0 इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिकल इंडक्टर। प्रैक्टिकल इंडक्टर, अगर यहाँ पे प्योर इंडक्टर लिखता तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री होता। प्रैक्टिकल इंडक्टर है यानी कि ये थोड़ा सा कर्व होगा इस तरह से। हम नहीं जानते कि प्रैक्टिकल इंडक्टर में रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। अगर वैल्यू जितना भी होगा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। एंगल यहाँ पे भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, 30 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, राइट। तो ये प्रैक्टिकल का बात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये, लेकिन ये कंफर्म है कि इंडक्टर के केस में लैग करेगा ही करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल है तो आपका आंसर हो गया लैगिंग, 0 नहीं होगा। 0 किसके केस में होता, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर अगर लिखा रहता आइडियल, हाँ आइडियल इंडक्टर अगर लिखा होता तब 0 हो जाता। क्यों, क्योंकि आइडियल इंडक्टर केस में 90 डिग्री एंगल बनता है, cos 90 हो जाता 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या होगा लैगिंग। लीडिंग किसके केस में होता है, कैपेसिटर। लीडिंग किसके केस में होता है, लीडिंग किसके केस में होता है, लीडिंग होता है कैपेसिटर के केस में। यूनिटी किसके केस में होता है, रजिस्टर के केस में। लैगिंग किसके केस में होता है, इंडक्टर के केस में, ठीक है, हो गया, राइट। और 0 किसके केस में आता है, 0 आता है आइडियल इंडक्टर के केस में और आइडियल कैपेसिटर के केस में। आइडियल इंडक्टर और आइडियल कैपेसिटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ये वाला लैगिंग। अरे यार ठीक हो जाओ भाई, अरे ये लैगिंग, ये करेक्ट आंसर है, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज RLC सीरीज सर्किट द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। RLC सीरीज में क्या होता है, रेजोनेंस के टाइम में क्या होता है, दोनों रिएक्टेंस जो होते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 0 हो जाते हैं। तो आपको पता है सीरीज RLC के R प्लस XL JXL माइनस JXC, ठीक है। तो R प्लस J को कॉमन ले लेते हैं, XL माइनस XC। तो रेजोनेंस के केस में क्या होता है, एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू हो जाता है XC। ये दोनों बराबर हो गया तो ये क्या हो गया खत्म, ये पूरा का पूरा हो गया खत्म। बचा क्या R, सिर्फ और सिर्फ R बचा रेजोनेंस के टाइम पे। तो रेजोनेंस के टाइम पे क्या हुआ, RLC सीरीज सर्किट, द पावर फैक्टर क्या होगा आपको बता चुके हैं। रेजिस्टेंस के केस में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी। ओके, तो यहां पे तो कुछ सोचना नहीं है। तो RLC एट रेजोनेंस यूनिटी पावर फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, ब्लैक कलर से है, दिख रहा है, ठीक है। टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय 3 फेज AC सप्लाई इन अ बैलेंस्ड RC लोड इज। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पल्सेटिंग विथ 0 एवरेज। पल्सेटिंग ही तो होगा ना। द टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय 3 फेज AC सप्लाई इन बैलेंस्ड RC लोड। बैलेंस्ड RC लोड में क्या होगा इसका आंसर, तो ठीक है, इसका आंसर होगा पल्सेटिंग विथ 0 एवरेज। एवरेज 0 रहेगा लेकिन पल्सेटिंग यानी बदलता हुआ, थोड़ा थोड़ा बदलता हुआ, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन आपको करना होगा, पूरे डिटेल में पढ़ाना होगा तब जाके एक्सप्लेन करना होगा। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो जाकर देखना होगा, वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, ये पूरा एक्सप्लेनेशन पता चल जाएगा। द फ्लक्स क्रिएटेड बाय द करंट, फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग इंड्यूस्ड EMF इन। जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट देते हैं इनपुट के तौर पे, चलिए यहां बना ही लेते हैं।
यहाँ पे वाइंडिंग बना लेते हैं, ये आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट है। तो अगर इसमें सप्लाई देते हैं करंट, ठीक है, तो आउटपुट क्या दोनों में आएगा? यहाँ जो क्वेश्चन है ईएमएफ इंड्यूस किस पे होगा, तो ऑफ कोर्स फ्लक्स जाता है इधर से इधर भी कट करता है, तो यहाँ भी इंड्यूस होता है ईएमएफ। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, इसका यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोनों में इंड्यूस होता है ईएमएफ, राइट। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फिनिश, मेरे ख्याल से इतना ही क्वेश्चन था यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट वीडियो में, जो भी वीडियो हो। आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू वेरी मच। एग्जाम को आप अच्छे से दीजिए और होली भी अच्छे से खेलिए, जम के खेलिए और इस सब्जेक्ट को भी रंग दीजिए। ओके, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।